अब डिटेल में समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। बहुत सिंपल है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ग्लाइकोलिसिस हुआ, मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, टीसीए साइकिल हुई, NADH2 FADH2 बन गए, दोनों ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक ट्रेन में बैठे, दूसरी ट्रेन में बैठे, तीसरी ट्रेन में बैठे, चौथी ट्रेन में बैठे, ऑक्सीजन के पास पहुंच गए, ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन ने H+ आयंस ले लिए जो यहाँ पे टूट के निकले थे, वाटर बन गया, और यहाँ पर एक बैठा होता है एंजाइम ATP सिंथेज, और वो H+ आयंस को यूज करके क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। खत्म हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इतनी ही सिंपल है जितनी मैंने बताई है, लेकिन ये डायग्राम देख के डरो नहीं कि ये कैसे हो गया। अब हमको देखना है कि ये इन लोग के नाम पढ़ने, 4 ट्रेन के नाम, ये 2 कुली बना दिए, इन दोनों कुली के नाम पढ़ लेने, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, कैसे अंदर बैठेगा, क्या करेगा, और ये पढ़ना है एटीपी सिंथेज जो 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे H+ आयंस को यूज करके ATP बना लेता है सिंपल प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बस मूव होते हैं, ऑक्सीजन को तोड़ते हैं, वाटर बनाते हैं और यहाँ पे ATP बन जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। खत्म हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखते हो कैसे ट्रेन में बैठता है इलेक्ट्रॉन। ये NADH2 मॉलिक्यूल है, कहाँ से आया, क्रेब्स साइकिल से बना था, ठीक है। FADH2 कहाँ से आया, क्रेब्स साइकिल से बना था। कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ब्लू और ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, पहले स्ट्रक्चर समझो। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये ग्रीन वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके बीच का स्पेस ये क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या IMS बोलते हैं इसको। ये हो गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का, और ये हो गया बाहर कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर का। अब अंदर देखो, NADH2 मॉलिक्यूल NAD+ के अंदर चेंज हो रहा है, FADH2 FAD+ के अंदर चेंज हो रहा है। अब NADH2 NAD+ तो बन गया, लेकिन यहाँ पर इसने निकाले क्या, 2H+ आयॉन्स। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर नहीं है ना, तो ये 2 निकल गए, कौन, हाइड्रोजन। और क्या निकाल दिए साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो मेन हमारे कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। अब देखना ये दोनों का क्या हो रहेगा। सेम यहाँ पर भी FADH2 जब FAD+ चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भी 2H+ निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स बने, इनके नाम याद करना है। इनका केवल नाम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी इनर मेम्ब्रेन पे चिपके हुए होते हैं, ये 4 प्रोटीन। प्रोटीन अकेला नहीं होता है, इसको और भी चीजें चाहिए अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो साथ में हेल्पर को रखता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या एडिशनल ग्रुप्स को रखता है। जैसे ही वो उनको रखेगा तो जगह देना पड़ेगी ना अंदर रखने के लिए प्रोटीन को, तो ये अंदर इनके कुछ ग्रुप्स पड़े हैं, उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। उससे पहले हम ये ट्रेन का नाम समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रेडी है ट्रेवल करने के लिए, 4 ट्रेन चेंज करने के लिए। सबसे पहली ट्रेन कौन सी है, कॉम्प्लेक्स 1। दूसरी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स 2। देखो ट्रेन 2 तरह की होती है, एक होती है लोकल ट्रेन और एक होती है AC ट्रेन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लोकल ट्रेन में भी चढ़ेगा, AC वाली ट्रेन में भी चढ़ेगा। जो NADH2 और FADH2 थे, ये कहाँ से निकले थे, क्रेब्स साइकिल से। भाई अपना ही प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है, अपना है तो लोकल है, तो लोकल है तो NADH और FADH लोकल मॉलिक्यूल हो गए। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो यहाँ पर NADH2 NAD+ बना, तो H+ इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने हेल्प की NADH2 को चेंज होने में NAD+ में। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो गया, लोकल ट्रेन हो गई, और इसका नाम हम रख देते हैं इसी के नाम पर। तूने NADH की हेल्प करी थी ना, इसका नाम NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम। लोकल ट्रेन है ये, क्यों, क्योंकि लोकल मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ठीक है, पहला नाम हो गया याद, NADH डाइहाइड्रोजनेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ट्रेन में चढ़ेगा सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजनेस के अंदर एंटर करेगा। ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को यूज करेगा। यहाँ पे FADH डिहाइड्रोजनेस नहीं होगा, क्यों, जो FADH2 था वो कैसे बना था, FAD+ से तो बना था। क्रेब्स साइकिल की कौन सी स्टेप में बना था, सक्सिनेट जब फ्यूमारेट में चेंज होता है
तब FADH2 बना था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 बोलेगा देखो कॉम्प्लेक्स 1 तुमने NaDH को यूज किया, मैं NaDH का नाम नहीं लूंगा, मैं उसका और जो ओनर है भाई सक्सिनेट के वजह से FADH2 आया था, तो कॉम्प्लेक्स 2 बोला मैं नाम रखूंगा सक्सिनेट के ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये हो गए दो कॉम्प्लेक्स, दो ट्रेन, दोनों लोकल ट्रेन है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही कुछ हुआ था, उसी के नाम पर नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, खत्म, दो ट्रेन। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरे का नाम क्या रहेगा, तीसरे का नाम इसके अंदर जो बैठे हुए हैं एडिशनल ग्रुप्स प्रोटीन के अंदर उनके नाम पर है, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम भी इसी के बेसिस पे रहेगा जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, A एंड A3, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, साइटोक्रोम A3। इसका एक और नाम है, इसका नाम है, क्योंकि देखो ये बोल रहा है इसने भी साइटोक्रोम रख लिया, मेरा भी साइटोक्रोम, मैं थोड़ा सा दूसरा नाम भी रखना चाहता हूं, तो उसने बोला मेरा दूसरा नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 दो लोकल ट्रेन है, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दोनों AC ट्रेन है, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर A आ गया, AC हो गई, और B जो है मतलब मान के चलो BC, यहाँ पर भी C आ रहा है, AC का C आ रहा है, तो ये दोनों थोड़ी एडवांस ट्रेन हो गई जो इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रेवल करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स थे, सोर्स क्रैब साइकिल था, डेस्टिनेशन ऑक्सीजन है, 4 ट्रेन है, 2 पुली भी है, 2 पुली है। कुली को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स। काम कर रहे हैं कैसा, मोबाइल करने का, किसको मूव कराने का, इलेक्ट्रॉन को। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 या कॉम्प्लेक्स 3 के तीनों के यहाँ पे काम करेगा, उस मोबाइल कैरियर प्रोटीन का नाम होगा यूबिक्विनोन। यू क्या होगा, पहला यूबिक्विनोन, ठीक है। और जो दूसरा कुली रहेगा, यानी कि पहली ट्रेन से दूसरी में या तीसरी में ट्रेवल करने के बाद अब तीसरी ट्रेन से चौथी ट्रेन में आने के लिए उसके पास लगेज बढ़ गया है मान के चलो, तो दूसरा कुली करना पड़ रहा है, उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइटोक्रोम नाम था ना, यही नाम है साइटोक्रोम C। तो ये दोनों हो गए क्या, मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स, और ये चारों नाम हो गए कॉम्प्लेक्स के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये 4 नाम याद होना चाहिए, ये दोनों नाम भी याद होना चाहिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है। इसके अंदर एक और पार्ट है। अब ये ट्रेन के अंदर ये जो बैठे हुए हैं ये, इनके नाम कैसे याद करोगे, देखो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन के अंदर लोग मोबाइल के अंदर क्या बजाते हैं, FM बजाते हैं, तो पहला हो गया FMS, ठीक है, पहला पॉइंट। पहली कॉम्प्लेक्स 1 लोकल ट्रेन के अंदर लोगों ने FM बजाया, पहला मॉलिक्यूल। सेकेंड क्या है, FeS यानी कि आयरन सल्फर। आयरन ट्रेन किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। सल्फर के लिए याद करो, सल्फर प्रेजेंट होता है ऑनियन में यानी कि प्याज में, और ट्रेन के अंदर नॉर्मली जो लोकल ट्रेन के अंदर वेंडर्स घूमते हैं खाना देने के लिए, या जो भी आप मान के चलो चुटपुट आइटम्स होता है उसमें प्याज डली होती है, तो उधर सल्फर हो गया। तो ये सेकंड क्या हो गया आपका, FeS, और जो कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों लोकल ट्रेन में प्रेजेंट होगा, आयरन भी सल्फर भी, लेकिन रेडियो बजेगा केवल कॉम्प्लेक्स 1 में, यानी कि ट्रेन नंबर 1 के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड, कॉम्प्लेक्स 3 यानी कि थर्ड नंबर की ट्रेन में साइटोक्रोम C1 पहले आएगा, बाद में आएगा साइटोक्रोम B। ये आप कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम के नाम से याद कर लो, उसके अंदर वही प्रेजेंट है जो उसके नाम में प्रेजेंट है। और सेम 4 के अंदर भी AC ट्रेन है, तो A बार 2 बार A आ गए, A और A3, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, ये तो बता दिया कि ये ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इन्हीं के पास में आकर इलेक्ट्रॉन बैठेगा, लेकिन इनको दूसरा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास बैठाते हैं और ट्रैवलिंग में हेल्प कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जैसे ही NaDH2 NAD+ में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा,
ट्रेन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का पहला मॉलिक्यूल FMS के पास में जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में मूव होगा किसके पास में, FES के पास में। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। जो मूवमेंट है उसका नाम कैसा है इलेक्ट्रॉन का, डाउन हिल मूवमेंट। FMS से FES के पास पहुंच गया। अब इसको दूसरी ट्रेन पकड़नी है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। कॉम्प्लेक्स 1 के बाद अब उसको कॉम्प्लेक्स 2 नहीं, उसको पकड़नी है कॉम्प्लेक्स 3 ट्रेन, 3 नंबर की ट्रेन पकड़नी है। तो उसका सामान हो गया ज्यादा, तो अब वो क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, कुली की। यूबिक्विनोन के पास पहुंचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ये यूबिक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा है, मूवमेंट करता रहता है, मूव होता रहता है। इनर मेम्ब्रेन में भी पहुंच सकता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भी पहुंच सकता है। अब एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गए, अब ये H+ का क्या होगा। जो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, जो ट्रेन 1 है, ये एक तरह से प्रोटॉन पंप की तरह काम करती है। पंप का काम क्या होता है, पंप करके एक चीज को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना या पहुंचा देना। प्रोटॉन पंप नाम है। तो प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ आयोन्स को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप की तरह काम करेगा। ये H+ को क्या करेगा, अपने अंदर से मूव करा के ये पहुंचा देगा यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। H+ आयंस पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था FMS से FES में, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता जा रहा है। डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। वही एनर्जी कॉम्प्लेक्स 1 ने यूज करी और H+ को कहां पहुंचा दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। पहले कहां थे, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से आ गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर H+। अब जो इलेक्ट्रॉन ये कुली नंबर 1 के पास पहुंच गया, यूबिक्विनोन के पास। अब ये यूबिक्विनोन क्या करेगा, अपने आप को H+ उसमें अटैच कर लेगा और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा वो रिड्यूस। तो ये बन जाएगा क्या, UH2। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में H+ आयंस को भी एक्सेप्ट करके अपने आप को रिड्यूस फॉर्म में कर लेगा UH2 में। अब ये UH2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव होगा। कुली है ना, तो उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को तीसरे नंबर की ट्रेन में चढ़ाना है। तो अब ये मूव होके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास में, यहां पर आ गए। अब 3 के पास जैसे ही आए तो सबसे पहले C1 लेगा कि B लेगा, सबसे पहले जाएंगे वो C1 के पास में। कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव हो रहे हैं। अब फिर C1 से कहा जाएंगे, साइटोक्रोम B के पास में। तो ये डाउनवर्ड FMN FES, पहले मैंने यहाँ पे FMS लिखा था, सॉरी, यहाँ पर FMN है। नेक्स्ट FES है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद साइटोक्रोम B के पास। अब कॉम्प्लेक्स 3 थर्ड नंबर की ट्रेन के बाद उसको चेंज करना है कहाँ पे, 4th नंबर की ट्रेन के पास जाना है। अब इलेक्ट्रॉन अगेन कुली की हेल्प लेगा। यहाँ पे सेकेंड जो कुली नंबर 2 है वो कौन है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। ये दोनों मोबाइल कैरियर प्रोटीन की जरूरत क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में डायरेक्टली नहीं आ सकता, उसको किसी के ऊपर बैठना पड़ता है, तब जाके वो दूसरी ट्रेन में बैठ पाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर साइटोक्रोम C के पास में इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये साइटोक्रोम C मूव होकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 ट्रेन नंबर 4 में बैठा देगा, साइटोक्रोम A के पास। अब साइटोक्रोम A किसको दे देगा, साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 लास्ट कॉम्प्लेक्स का लास्ट वाला पार्ट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, ये बना लेगा हाफ O2, ठीक है। और ये जो H+ आयॉन्स यहाँ मूव हो गए थे, यहाँ मैट्रिक्स में ऑलरेडी भी पहले से H+ आयॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये H+ आयॉन्स अब हाफ ऑक्सीजन इजीली ले लेगा। कितने लेगा, 2, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन आयन ले लेगा कौन, हाफ O2, और क्या बना लेगा, H2O। अब आप सोचोगे कि ट्रेन नंबर 2 का तो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे FADH2 का भी यूज नहीं हुआ ना। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था,
जो सक्सिनेट को फ्यूमारेट में चेंज करता है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इसीलिए यहाँ पे FADH2 जैसे ही FAD+ में कन्वर्ट होता है 2H+2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली किसके पास जाते हैंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाते हैंगे, वो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यानी कि ट्रेन नंबर 2 में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 बार इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक बार NADH2 से जो ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 3 और ट्रेन नंबर 4 पे ट्रेवल करते हैं, और जो दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो FADH2 से आते हैं वो कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 में ट्रेवल करते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने के बाद में डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा था। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव होते हैं डाउन हिल जाते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी कॉम्प्लेक्स 1 ने यूटिलाइज करी, ये H+ आयॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 यानी कि साइटोक्रोम BC1b जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आते हैं ऊपर से कॉम्प्लेक्स 1 से, तब ये डाउनहिल मूवमेंट करते हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स में से एनर्जी रिलीज होगी और तब ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करेगा। कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और H+ आयॉन्स जो मैंने बताया पहले से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ये क्या करेगा, अपने अंदर से इसको ट्रैवल करा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, डाउनहिल मूवमेंट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी किसने, कॉम्प्लेक्स 4 यानी कि साइटोक्रोम AA3 ने यूटिलाइज करी, अपने आप को प्रोटॉन पंप बना लिया और यहाँ के H+ को फिर से यहाँ पे क्या किया, इसने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो H+ आयॉन्स को मूव नहीं कराता इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज प्रोटॉन पंप की तरह काम नहीं करता। क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें से कौन सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप की तरह काम नहीं करता, या फिर कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं। तो 1, 3, 4 प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से H+ आयॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डालते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप की तरह काम नहीं करता। अब प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहे हैं, H+ आयंस भर गए हैं, वाटर बन चुका है, और क्या होना बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सिंपल सी बात है, H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा हो गए, मैट्रिक्स में कम हो गए, तो क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। अब ये H+ आयंस को फिर पढ़िए कि मुझे फिर मैट्रिक्स में जाना है। पहले यहाँ पर वो अच्छे भले थे लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोग के पास में इतनी एनर्जी आ गई, उन लोगों ने उनको जबरदस्ती डाल दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब वो बहुत ज्यादा हो गए, उनको फिर से मैट्रिक्स में आना है। H+ आयॉन्स इजीली मैट्रिक्स में नहीं आ सकते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, वो आयॉन्स को इजीली नहीं क्रॉस करने देती। तो ये क्या करेंगे, ये ढूंढेंगे रास्ता, चैनल ढूंढेंगे, कहीं से मुझे टनल मिल जाए जहां से मैं निकल के मैट्रिक्स में भाग जाऊं। और वो टनल कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 कुछ नहीं है, ये एंजाइम है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, उनके साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप या एडिशनल ग्रुप ऐड था जो उसके अंदर प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स 5 एक एंजाइम है और ये एंजाइम का काम होता है एटीपी को बनाना, तो सिंथेसाइज करना, तो इसका नाम क्या हो गया, एटीपी सिंथेस। सिंपल है, ठीक है। एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर भी पढ़ा था। एटीपी सिंथेस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, एक F0 एक F1। तो F0 पार्टिकल जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो F1 पार्टिकल होता है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों पार्टिकल अलग अलग होते हैं, आपस में जब मिलेंगे तभी वो एटीपी सिंथेस की तरह काम करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों पार्टिकल अलग होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है एटीपी बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको H+ आयंस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ये दोनों पार्टिकल आपस में आ जाते हैं एक साथ, F0 एंड F1। F0 अगर अकेला पड़ा रहेगा तब भी वो एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा,
F1 अकेला पड़ा रहेगा तो भी वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा एटीपी को, वो दोनों जुड़ेंगे, एटीपी सिंथेज एंजाइम बन जाएगा। अब ये एंजाइम यहाँ पर है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये रास्ता बना के देगा, किसको, H+ आयोन्स को रास्ता बना के देगा। जैसे ही ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के H+ आयोन्स एटीपी सिंथेसिस से क्रॉस करके मैट्रिक्स में आएंगे तो ये क्या करेगा, स्नोमैन की तरह ऐसे करके घूम जाएगा, और जैसे ही घूमेगा तो यहाँ पर कुछ एडीपी पड़े होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं जो क्या बना लेंगे, एटीपी। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम H+ आयोन्स क्रॉस करते हैं तो उनकी एनर्जी को वो यूज करता है और एटीपी सिंथेसाइज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन मोटो था वो पूरा हो गया, यानी कि इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आया, अपनी एनर्जी रिलीज की ताकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे H+ आयोन्स भर जाएं, और इतने H+ आयोन्स भर जाएं कि एटीपी सिंथेज एक्टिव हो जाए और एटीपी बना ले। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर केवल 2 एटीपी बनी, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी 2 एटीपी बनी, बहुत कम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है ना, बहुत ज्यादा, 32, 36 या किसी बुक में 38 एटीपी लिखी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटीपीज कितनी बनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत लंबा है लेकिन समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इस वीडियो को हो सकता है एक बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले रीड करो, 2-3 बार देखो, जब समझ में आएगा अच्छे से तो उसको कभी नहीं भूलोगे। पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको ये याद हो जाएगा और लिखने में आपको आसानी होगी।